आज आपसे बात करनी है मुझे पी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में एस ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट किया था। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स एक्सक्लूसिवली इंक्लूडेड होंगे। तो सबसे पहली चीज ये कि जिनकी वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन शुरू हो रही होगी कहाँ से कहाँ तक, NH2 NP1 से NH2 NP6 तक, यानी कि ग्रुप 3A 4A 5A 6A 7A अप टिल 8A, ये सारे मेंबर्स इसमें इंक्लूडेड होंगे हमारे पास। ठीक है, अच्छा सबसे पहली चीज, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक समझना ग्रुप मेंबर है, तो इसके अंदर हमारे पास मेटल्स भी होंगे, इसके अंदर हमारे पास नॉन मेटल्स भी होंगे, और इसके अंदर हमारे पास मेटलॉइड्स भी होंगे, और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हमारी पुरानी केमिस्ट्री से रिलेटेड भी हैं, जो हमने 9 में या समझ में फर्स्ट ईयर में कभी ना कभी सुना हुआ नाम किया हुआ है उनका। तो जो हमारा पैटर्न चल रहा है उसी को हम लेके आगे चलें, उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम सबसे पहले ट्रेंड पढ़ते हैं। ठीक है, तो ट्रेंड हमने यहाँ पे बुनियादी तौर पे वही पुराने वाला फॉलो करना है। नंबर वन, अगर हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस का, तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगा बेटा, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। और क्यों इंक्रीज होगा, इसलिए इंक्रीज होगा क्योंकि हमारे पास न्यू शेल्स आ रहे होंगे, और न्यू शेल्स के आने का मतलब है कि हमारे पास एल होगा, एम होगा, एन होगा, एंड सो ऑन, डिफरेंट शेल्स हमारे पास आ रहे होंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो डाउन द ग्रुप है, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे होंगे वैसे वैसे हमारे पास एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा होगा। अगर हम बात करते हैं पीरियड वाइज अलोंग द पीरियड, अगर हम जा रहे हैं तो इट वुड डिक्रीज अलोंग द पीरियड, बिकॉज एक पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बिकम्स स्ट्रॉन्ग। ठीक है, फिर आ जाते हैं दूसरी चीज के ऊपर, तो हमने भी टर्म पढ़ी थी, शायद आपको याद हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या होगा, कोई बताना पसंद करेगा? एनी आइडियाज? ये रिलेटिव टेंडेंसी होती थी। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन को कितना ज्यादा कोई अट्रैक्ट करने में खुश है, तो अगर हम जाते हैं ग्रुप वाइज, तो अलोंग द ग्रुप, बल्कि डाउन द ग्रुप, ठीक है, तो ग्रुप में इट वुड डिक्रीज, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो शेल है वो दूर होता जाता है और इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन कम हो जाती है, और अलोंग द पीरियड अगर हम जाएंगे सो इट वुड इंक्रीज। जबरदस्त, बहुत। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा फिर अगर हम बात करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल की, आयनाइजेशन पोटेंशियल वो एनर्जी होती है जो किसी भी एलिमेंट को हम देते हैं ताकि वो आयन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में क्या ख्याल है, एनी आइडियाज क्या होगा? वो आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, क्यों, वही बात है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ताकत कम हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में कोई दिलचस्पी ही नहीं रखता, तो जब कोई दिलचस्पी ही नहीं रखता तो फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल तो कम होगा। हम ऊपर वाले ग्रुप के मेंबर को ज्यादा एनर्जी देंगे तब जाके वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, नीचे वाले मेंबर को कम एनर्जी देंगे वो आराम से अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। अलॉन्ग द पीरियड इट वुड इंक्रीज। जाहिर है, अगर हम पीरियड में आगे जा रहे हैं तो सबसे टॉप मोस्ट या राइट मोस्ट साइड पे कौन है, नोबल गैसेज। तो नोबल गैसेज का तो कभी भी बस नहीं चलेगा कि वो अपनी मर्जी से खुद अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो वो वहां पे जाके ये मुसीबत हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन निकालना नामुमकिन हो जाएगा, तकरीबन बहुत मुश्किलों से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा। हम कह रहे हैं कि अलाउंग द पीरियड इट वुड इंक्रीज। एक और चीज है, वो क्या है, वो है मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर बेसिकली हम उस कैरेक्टर को कहते हैं जो किसी भी सब्सटेंस के अंदर उस वक्त पाया जाता है जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना चाहे, यानी कि जैसे आपने पढ़ा था अल्कली मेटल्स हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, उनके अंदर कहानी ये थी, उनके अंदर कहानी ये थी कि वो चाहते थे कि उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे। तो मेटालिक कैरेक्टर अगर हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, सो डाउन दी ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस।
इसमें आप बड़े आराम से ये चीज़ें याद भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो मेटालिक कैरेक्टर की यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं वो ये मिलती हैं कि आपको याद होगा कि पीरियोडिक टेबल में एक स्टेयर केस सिनेरियो हमें मिल रहा होता है। यानी कि ग्रुप 3 की बात करें तो ग्रुप 3 के अंदर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम मौजूद है। ग्रुप 4 की बात करें तो ग्रुप 4 के अंदर मौजूद है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। और ग्रुप 5 की बात करें तो वहाँ पे मौजूद है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसी तरह से 5 में जाए, 6 में जाए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टोटीन, ठीक है जी, फिर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, ठीक है। ये तो इसमें अगर हम नोट करें तो ऊपर वाले तो कोई भी मेटल नहीं है ना, लेकिन ये मेटल है। यहाँ आ जाए तो ये फिर जर्मेनियम, यहाँ से आप समझ लें कि जो है वो तकरीबन मेटल बन जाता है, मेटलॉइड होता है वैसे तो। यहाँ आ जाए तो ये, नीचे आ जाए तो फिर ये, और पोलोनियम तक ये सारे मेटल्स बन जाते हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं ग्रुप के अंदर मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर नॉन मेटल्स के और मेटलॉइड्स की भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें। तो ये बहरहाल एक सरसरी सा डिस्कशन था मेटालिक कैरेक्टर से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा जी, अगर अलोंग द पीरियड की बात करते हैं बेटा तो क्या होगा अलोंग द पीरियड, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, आई एम सॉरी। तो आप अपनी नॉलेज के लिए सिर्फ ये बात रख सकते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर बिल्कुल वैसे ही ट्रेंड पेश कर रहा है जैसा एटॉमिक रेडियस पेश कर रहा है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस और मेटालिक कैरेक्टर तकरीबन एक ही प्रॉपर्टी को इन्हांस कर रहे होते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की जो सलाहियत है उसको बढ़ा रहे होते हैं। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अलॉन्ग द पीरियड कम हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर इसके अंदर वही हमारे साथ जो डिस्कशन रहेगा वो हम थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं अपना। ई ब्लॉक की मैं इस फाइल को सेव कर लूँ अपने पास। तो दिस बिकम्स ई ब्लॉक 1। मूविंग ऑन, सबसे पहले हमारा डिस्कशन होगा, अब डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। आप कितने अच्छे तरीके से बेटा इनका फार्मूला या प्रिपरेशन याद रख सकते हैं, इतना अच्छा या यही तरीका बस काफ़ी आपके लिए। इक्वेशन वगैरह याद करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप फार्मूलाज याद कर लें सो दैट वुड बी गुड एमसीक्यूज के अंदर भी और दूसरे हिसाब से। तो सबसे पहली चीज़ हम लेके जा रहे हैं बोरिक एसिड। मुझे बोरिक एसिड पर्सनली इसलिए अच्छा लगता है कि मैंने सुना है कि इससे कॉकरोचेस का खात्मा होता है। क्या आपने सुना है? तो जो घरेलू टोटके होते हैं जितने भी टीवी में बैठे होते हैं वो बता रहे होते हैं कि कॉकरोचेस के खात्मे के लिए बोरिक एसिड गिराते हैं। तो बोरिक एसिड पर्सनली स्पीकिंग किसी भी कॉकरोच को अच्छा नहीं लगता खाने में, वही जहर किसको अच्छा लगता है खाने में। बट होता ये है कि अगर हम इसको किसी खाने की चीज़ के अंदर मिला दें या पानी के अंदर मिला दें तो जो है वो आपके घर में से जो है वो सारे के सारे कॉकरोचेस जो है वो मारे जा सकते हैं, भाग सकते हैं। तो आप ट्राई दिस थिंग आउट। तो बोरिक एसिड जो है वो बेसिकली हमारे पास जो फॉर्मूला है वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, ठीक है जी। सबसे पहली चीज़ अगर हम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो प्रिपरेशन हम क्या करते हैं, हम इसको बनाते हैं बोरैक्स से। बोरैक्स क्या होता है? बोरैक्स होता है Na2B4O7, सोडियम टेट्राबोरेट, बोरैक्स कहते हैं इसको। इसके ऊपर हम डालते हैं बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड, और करते ये है असूली तौर पे कि इसका ना सोल्यूशन बना लेते हैं, यानी कि बोराक्स का सोल्यूशन बना लेते हैं। इसको पानी में मिक्स कर लेते हैं और उसमें पानी वाले सोल्यूशन के ऊपर हम जो है बोराक्स डालते हैं। तो द रिजल्ट इज क्या कहते हैं, बोराक्स बन जाता है H3BO3, और फिर आ जाते हैं सोडियम सल्फेट के ऊपर Na2SO4 बन जाता है। तो दिस इज द प्रिपरेशन। बनाने का तरीका क्या पढ़ा आपने? बनाने का तरीका आपने ये पढ़ा कि आप बोरैक्स को, यानी कि बोरैक्स के सॉल्यूशन को, बोरैक्स के सॉल्यूशन को आप ट्रीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से। तो रिजल्ट इज सोडियम टेट्राबोरेट या बोरिक एसिड।
ठीक है जी। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको जो है वो बना रहे हो किससे, क्या होता था वो, आ, हाँ, वो होता था अमोनिया गैस जिसमें बनेगी। तो मुझे इक्वेशन अभी जहन में नहीं आ रही, सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन रिलेट इट इन द रिवर्स ऑर्डर। अगर आप भी कभी इस स्ट्रैटेजी को यूज करना चाहें तो बड़े जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जो प्रोडक्ट आपने बनाना है वो आपके सामने है और आपको एक प्रोडक्ट याद आ गया, ठीक है। अब आप रिएक्टेंट कंप्लीट कर लेंगे इसका। तो रिएक्टेंट कंप्लीट करने के लिए मेरे पास क्या क्या चीजें मौजूद होनी चाहिए, तो बेटा फिर मेरे पास यहाँ पे मौजूद होना चाहिए बोरॉन नाइट्राइड, और इसके साथ होना चाहिए पानी। ठीक है, अब मैं इसको बैलेंस आउट भी कर सकता हूँ बड़े आराम से, बैलेंस आउट हो। तो ये यानी कि दूसरी प्रिपरेशन है कि मैं यूज़ कर रहा हूँ बोरॉन नाइट्राइड। ठीक है, तो बोरॉन नाइट्राइड के ऊपर जो है हम पानी अगर गिरा दें तो दिस बिकम्स बोरिक एसिड। ठीक है, प्रिपरेशन के अंदर हम आ गए, प्रिपरेशन के हमने दो स्टेप्स देख लिए। तो इसमें हमें जो है वो पानी को स्टीम फॉर्म में लेना होता है या हीटेड होता है, ये बहुत खतरनाक हद तक, तब जाके ये बनता है। ये वाला वो तरीका है जो मैं बता रहा था कि आप कॉकरोचेस के लिए यूज कर सकते हैं, और अपने घर के जो कॉकरोचेस हैं उससे आप जान छुड़ा सकते हैं अपने घर वालों की। अब तो कॉकरोचेस भी आई गेस म्यूटेट हो गए होंगे, मेरा ख्याल है बोरिक एसिड से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। तो प्रॉपर्टीज पे अगर हम जाएं तो हाँ, एक सवाल आया है जी बेटा, अभी मैं इसको आपके बहुत सारे यूजेस समझाता हूँ, आपको मजा आएगा यूजेस देख देख के इसके। तो प्रॉपर्टीज क्या होता है भाई, ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है सबसे पहली चीज तो। ठीक है जी। इसके अलावा ग्रीसी टच होगा इसका। ठीक है जी, इसके अलावा लाइटली सॉल्युबल इन पानी। ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर भी मौजूद है, तो आप बड़े आराम से इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, ये बुनियादी तौर पे एक एसिड है। ठीक है, तो अगर आप इसको किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से, जिसमें आप आर्हीनियस की बात करें, लिवाइस की बात करें, कुछ लोग लुइस कहते हैं, मैं उसको लिवाइस कहता हूँ ताकि मेरे स्पेलिंग सही हो जाए। तो या आप जो है वो और कौन सा होता था, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट होता था, लिवाइस कॉन्सेप्ट होता था, और ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट होता था। ठीक है, उसके अलावा किसी भी तरह से आप देखें तो दिस बिकम्स एन एसिड बेसिकली, क्योंकि इसका हाइड्रोजन कंटेंट मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये है एंटीसेप्टिक। ये वाला जो है ना फीचर इसका बड़ा जबरदस्त किस्म का है, ये प्रॉपर्टी है इसकी। तो अब इसी से यूजेस के अंदर आ जाते हैं। देखिए एंटीसेप्टिक है तो पहले जमाने में क्या होता था, पहले जमाने में ये होता था, इट इज यूज एज एन आई वॉश। आपने शायद आई वॉश सुना हो, अंग्रेजी के अंदर धोखा महज जिसे कहते हैं। तो आई वॉश के तौर पे यूज होता था कि आंखों के अंदर से जो गंदगी वंदगी होती थी वो निकाल देते थे। तो ये काम किया जाता था जमाने में इससे। अब नहीं किया, बिकॉज ये प्योरीफाइड वाटर अवेलेबल ही नहीं था। ठीक है, तो करना जो है वो खतरनाक होता है। तो ये जो है वो बुनियादी तौर पर इस तरह से use होता है। फिर क्या कर सकते हैं, बस इतनी ही यूजेस उसके काफ़ी हैं। अच्छा जी, फिर आ जाए इसके अलावा अगर हमारे पास, तो हम बोरिक एसिड से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की हम देख रहे होते हैं। तो आपको सिर्फ नाम बताता चलूँ मैं कि एक होता है, ये तो मैंने याद किया हुआ है ऐसे, HbO2 से, और दूसरा मैंने याद किया हुआ है इसी का डबल, H2C4O7। ठीक है, और फिर मैंने याद किया हुआ है G2O3। ठीक है जी, G2O3। तो हम ये तीनों चीज़ें बनाते हैं बोरिक एसिड से ही। बोरिक एसिड का हम क्या करते हैं भाई, बोरिक एसिड को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दें, ठीक है जी, तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। 140 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दें, मेरे हिसाब से तो बेटा ये वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, बट कलरलेस भी हो सकता है अगर हम इसको सॉल्युबल सॉल्ट में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड आप याद रखें, इतना काफ़ी है आपके लिए। 240 डिग्री सेल्सियस का ले जाएं आप तो ये, तो इसका नाम क्या था, इसका नाम है मेटाबोरिक एसिड। इसका नाम क्या है, हाइड्रोबोरिक एसिड। और इसका नाम क्या है, बोरिक ऑक्साइड।
जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो बोरिक ऑक्साइड। अब ये सी बात है, हम इसको तो एसिड नहीं कह सकते, ठीक है। अच्छा जी, इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, यानी कि इसके अंदर जो बॉन्ड लेंथ वगैरह है वो कैसे होंगे, तो स्ट्रक्चर सबसे पहले जो है इसका होगा बेटा नीडल लाइक क्रिस्टल्स, या आप आगे जाके पढ़ेंगे सल्फर के अंदर भी नीडल लाइक क्रिस्टल्स होते हैं इसके। ये जहन में रखिएगा, ये याद करने वाली बात हो गई, ठीक है जी। फिर इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, जाहिर है जिसके भी सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना तो नागुज़ीर हो ही जाता है, ठीक है जी। फिर इसके बाद जो हमारे पास लेयर्स होती हैं उनमें सेपरेशन होती है, 3.2 है या 3.19 डिग्री एंगस्ट्रॉम तक की सेपरेशन, लेयर्ड सेपरेशन। ये अब आप यकीन करें, ये मेरे लिए याद करना मुश्किल है, तो आप लोगों के लिए याद करना तो डेफिनेटली मुश्किल होगा, लेकिन ये एक दफ़ा अगर आपके सामने आ जाती हैं चीज़ें तो एक उम्मीद सी बन जाती है कि हाँ कुछ हालात बेहतर हो सकता है, बंदा याद कर सकता है, ठीक है। फिर इसी तरह से जिस भी सब्सटेंस के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वहाँ पे हमारे पास तरह तरह की इंड्यूस्ड डाइपोल और डायरेक्ट इंस्टेंटेनियस डाइपोल जिसे आप कहते हैं वैंडर वॉल फोर्सेस वगैरह, ये हमारे पास जनरेट हो रही होती है, ठीक है। कोई मैसेज आया है कि कोई सेशन चल रहा है, तो भाई जिसका सेशन चल रहा है उसको चाहिए कि वो क्लास ज्वाइन कर ले, लेट ज्वाइन कर ले, कोई मसला नहीं है। तो एनीवेज, अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि अगर से हमारे पास दूसरा है इसी से रिलेटेड कंपाउंड, तो दैट इज बोरैक्स, ठीक है जी। बोरैक्स की प्रिपरेशन हमारे पास कहाँ से आएगी, तो वो हमारे पास बोरैक्स की प्रिपरेशन बेसिकली बोरैक्स क्या है, तो बोरैक्स है वही जो भी हम यूज कर रहे थे, Na2B4O7। अच्छा, अब यहाँ पे ये हाइड्रेटेड फॉर्म में भी हो सकता है और अनहाइड्रेटेड फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो किसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, हाँ जाहिर सी बात है अगर कोई चीज़ एंटीसेप्टिक है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती है किसी भी तरह से, ठीक है। अच्छा जी, इसका एक बड़े मज़े का नाम है, टिंकल कहते हैं इसको। आई होप मैंने स्पेलिंग सही लिखी है, ठीक है। प्रिपरेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रिपरेशन के लिए हम वही यूज़ करेंगे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले काम किया था, यानी कि हमने बोरैक्स को इस्तेमाल करके बोरिक एसिड बनाया था, अब हम बोरिक एसिड को इस्तेमाल करके बोरैक्स बना सकते हैं। तो बोरिक एसिड की प्रिपरेशन यूज़ कर लेते हैं, इसके अंदर हम यूज़ कर लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर फिर हम बनाते हैं Na2B4O7 विथ 7 पानी, ठीक है। तो ये यूज़ कर रहे हैं, और इसके अलावा हमारे पास जो है वो बोरिक सोडियम टेट्रा बोरेट डिकाहाइड्रेट या बोरैक्स को बनाने का एक और तरीका भी है, वो आप किताब से देख लीजिएगा, वो होता है कॉलेमेनाइड वाला, ठीक है। वो आई आई डोंट थिंक सो कि वो आ सकता है। हाँ, कॉलेमेनाइड जो है वो उसका फॉर्मूला आपके जहन में हो, ये काफ़ी रहेगा आपके लिए, तो दैट वॉज Ca2B6O11 विद 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ये याद रहे, ये काफ़ी है, ऑब्वियस सी बात है, इक्वेशन तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। जब मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ तो व्हाट आई वांट यू गाइस टू लर्न इज कि प्रिपरेशन किस चीज़ से है, किस चीज़ से बना रहे हैं, इक्वेशन के रट्टे लगाने नहीं बैठ जाने एप्टीट्यूड के हवाले से, बट फार्मूला याद रखने ना इतना काफ़ी रहेगा, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, अगर नहीं बेटा इससे पहले मैंने ट्रेंड्स पढ़ाए थे, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नॉट, ठीक है, वो पढ़ाए थे मैंने। फिर उसके बाद में यहाँ पे आगे सबसे तो प्रॉपर्टीज ऑफ बोरैक्स में फिर हम क्या बात करेंगे, तो बोरैक्स जो है वो सबसे पहले तो क्रिस्टलाइन होता है, कलरलेस नहीं होता, वाइट होता है ये भी, ठीक है। फिर ग्रीसी टच नहीं होता इसका, स्लाइटली सॉल्युबल ये होता है, ये होता है पूरा सॉल्युबल, ठीक है। मैंने ये पैटर्न में इसी तरह से याद रखा हुआ है। और वो एसिड है तो ये होता है अल्कली, ठीक है। आई होप आपको अल्कली और एसिड का फर्क पता होगा।
फिर हम आगे चलते हैं, हमने फाइल सेव कर ली। अब हमारे पास है सबसे पहले तो एल्यूमिनियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है जी। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के लिए काफ़ी सारी हमारे पास ओर्स मौजूद होती हैं। वहाँ पे हम नहीं जा रहे अभी, बट मैं आपके पास रेफर ज़रूर आपको कर दूंगा फिर भी, कि सिलिकेट्स होते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं। ठीक है। और फ्लोराइड्स भी होते हैं। तो ये इनकी ओर्स हो सकती हैं। ठीक है, बहुत सारे फार्मूलाज वगैरह आप यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हम ज़ाहिर है जो हमारे पास टेक्निक्स मौजूद है हम सिर्फ उसी की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के दो स्टेप्स हम पढ़ रहे होंगे। स्टेप नंबर 1, प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। ठीक है। और नंबर 2 हमारे पास होगा इलेक्ट्रोलिसिस। तो स्टेप नंबर 1 में ही दो तीन चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन ये है कि बॉक्साइट के अंदर हमारे पास जो इम्प्योरिटीज़ होती है, या मेटलर्जी की लैंग्वेज में अगर आप आ जाए, तो देखो एक होता है ओर होता है वो जिसे तुम एक्सट्रैक्ट करने में इंटरेस्टेड होते हो। ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने में इंटरेस्टेड होने का क्या मतलब है, जैसे अभी मैं बात कर रहा था बक्साइड ओर। ठीक है, तो बक्साइड ओर का क्या फार्मूला है बेटा? बक्साइड ओर का फार्मूला है Al2O3। इसके साथ हमें कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिल रहा है। तो मैंने पहला टेक्निक लिखी है प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड हो, यानी कि मैं इसको प्योरीफाई करूँ। तो सवाल ये होता है कि यार इसके अंदर गंदगी कहाँ से आई? तो जाहिर सी बात है कि जब हम किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो लैब में तो पड़ा हुआ मिलेगा नहीं हमें, या दुकान खोल के तो समंदर में पड़ा हुआ नहीं होगा कि हाँ भाई आओ एल्यूमिनियम पड़ा हुआ है ले लो। तो वो एल्यूमिनियम किसी ना किसी ऑक्सीडाइज फॉर्म में मिलेगा। जब एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे तो उस जगह के भी मिनरल रिजर्व दूसरे दूसरे होंगे। तो इसके साथ हमें ज्यादातर जो इम्प्योरिटीज मिलती हैं वो होती हैं आयरन ऑक्साइड्स और सिलिकेट्स। अच्छा, सिलिकेट्स तो आप किसी भी ओवर के अंदर चला सकते हो ना, कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि सिलिका इज बेसिकली मट्टी। मट्टी तो हर जगह पे मिलेगी। तो इसको ओर की जबान में हम कहते हैं गैंग्यू। गैंग्यू क्या होता है? इम्प्योरिटी होती है। इम्प्योरिटी मतलब, अच्छा इम्प्योरिटी से एक जहन ये बन जाता है कि बस ये खतरनाक हद तक गंदी चीज़ है ना, यानी कि ये तो चाहिए ही नहीं। देखिए, इम्प्योरिटी का मतलब मेटलर्जी के अंदर ये नहीं होता। इम्प्योरिटी का मतलब मेटलर्जी के अंदर ये होता है कि अनडिजायर्ड है। अनडिजायर्ड का मतलब ये है कि मैंने मशीन इसकी लगाई हुई है, ये मुझे फ्री में मिल रहा है, ये भी मुझे फ्री में मिल रहा है। अब इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि ये बेकार है। देखो, आयरन भी तो मेटल काम का है ना। इसी तरह से सिलिकेट्स भी हम कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं, जैसे वाटर ग्लास बना देंगे या केमिकल गार्डन बनाएंगे, वहां पे यूज कर लेंगे। बट अभी ये काम का नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए ये किया जाता है कि इम्प्योरिटी को ओर से अलग करने का मैकेनिज्म बड़ा जबरदस्त डिजाइन किया जाता है, कि देखो ओर के अंदर इम्प्योरिटी शामिल है। ठीक है। अभी डिजाइड क्या है? डिजाइड है सिर्फ ओर। तो अब हम क्या इसके अंदर डालते हैं? अब हम इसके अंदर डालते हैं फ्लक्स। क्या डालते हैं? फ्लक्स। फ्लक्स होता है एज इन एक ऐसी चीज जो क्या करेगी, जो इम्प्योरिटी को क्लीन करेगी। यानी कि फ्लक्स आप मान लो एक ऐसी चीज है कि वो इम्प्योरिटी को क्लीन करेगी। तो फ्लक्स मेरे पास यहाँ पे है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट जाके ओर को तंग नहीं करेगा, किसको तंग करेगा? गैंग्यू के ऊपर अटैक करेगा, और गैंग्यू को अपने साथ मिलाकर जो चीज बनाएगा उसको हम कहते हैं स्लैग। ये ध्यान में रखना, क्या कहते हैं? स्लैग कहते हैं। स्लैग अलग हो जाएगा, बाकी चीज फिर आपके पास अलग हो जाएगी। यानी कि अगर हम सबसे पहले इसकी अब इक्वेशन की बात करें, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो और थी Al2O3। ठीक है, नॉट NH2। हमने इसके अंदर डाल दिया सोडियम कार्बोनेट। अब इसने क्या बनाया भाई? अब इसने बना लिया सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट बनाया इसने, और सोडियम एल्यूमिनेट के साथ इसने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैस बन के उड़ गई, और पानी। ठीक है।
अब हम इस सोडियम एल्यूमिनेट को क्या कर सकते हैं, हम इस सोडियम एल्यूमिनेट को, ये जो सोडियम एल्यूमिनेट होगा ना, इसके अंदर इम्प्योरिटीज शामिल होंगी और इसके अंदर हमारे पास गंदा पानी होगा। तो हम करते ये हैं कि जिस कंटेनर में इन्हें रिएक्ट करा रहे होते हैं, उस कंटेनर में से सारा का सारा जो गंदा पानी है वो निकाल लेते हैं और सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 को अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, ये सॉलिड होता है। फिर इसके अंदर डालते हैं साफ पानी, ठीक है, प्योर वाटर। तो जब इसके अंदर हम दोबारा से साफ पानी डालते हैं तो क्या बन जाता है, तो ये बनता है हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लेटर ऑन एल्यूमिनिया बनाने में कामयाबी से हासिल कर लेते हैं, Al2O3 बना लेते हैं और फिर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाता है। ठीक है, अच्छा, बुक्स में कुछ में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना के सोडियम कार्बोनेट को भी अलग कर रहे होते हैं, तो बात एक ही है, कोई मसले की बात नहीं। अगर आप फाइनल स्टेप पे ना जाए, इनिशियल स्टेप पे जाएं, तो नोट करें, देखें इनिशियल स्टेप क्या है, बल्कि आप लोग वही पढ़ लो, क्योंकि फिर आप लोगों को समझाना जो है ना एक पहले हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और फिर साथ में क्या बन जाएगा, साथ में बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। तो नोट करो, ये वही चीज है जो यहाँ पे थी, तो ये यूज नहीं हुई, ये यूज नहीं हुई, ये रिकवर हो गई। अब इसे अगर मैं हीट करूंगा तो ये प्योर एल्यूमिनियम कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इसकी मैं इलेक्ट्रोलिसिस कर लूंगा। तो इस मेथड को, जिससे हमने अभी कामयाबी से ये अलग किया है, इसको हम कहते हैं हाल्स मेथड। ठीक है, शादी हॉल होता है ना, वो वाला हाल्स मेथड इसको हम कहते हैं, जिसपे हम हीट कर रहे होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को। ठीक है, अच्छा, दूसरे तरीके भी हो सकते हैं, दूसरे तरीके क्या क्या हो सकते हैं, बेयर्स मेथड हो सकता है, सरफेक्स मेथड हो सकता है, फर्क होता है हल्का फुल्का थोड़ा बहुत, तो वो क्या क्या होता है वो भी देख लेते हैं। बेयर्स मेथड में हम क्या करते हैं, बेयर्स मेथड में हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्स एल्यूमिना होता है, उसको हम ट्रीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, और ये क्या बनाता है, ये बनाता है NaAlO2, और इसके साथ जो है वो हमारे पास गंदा पानी अलग हो जाता है इम्प्योरिटीज के साथ। फिर वही काम करते हैं हम कि ये इम्प्योरिटीज वाला जो पानी है सारा का सारा, ये अलग करके फ्रेश पानी लेते हैं और NaAlO2 को हम रिएक्ट करवा देते हैं साफ पानी से, ये प्योर फॉर्म में होता है। इससे क्या बन जाता है भाई, इससे वापस रिकवर हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और Al2O3। तो अगर आपको नॉलेज हो, पहले मैंने वहां पे यही रिएक्शन लिखा था और मैंने फिर इसको इरेज किया था, ताकि मैं चाह रहा था कि आपको ये अलग अलग बातें मैं समझा दूं, अलग अलग तरीके से आपको समझ में आ। अब ये प्योर होगा, इसको फिर हम ले जाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, फिर इसी तरह से हम सरफेस मेथड भी यूज करते हैं, तो वो आप जो है वो क्या कहते हैं उसको, मैंने तो कभी नहीं देखा एप्टीट्यूड के अंदर, क्योंकि वो थोड़ा सा डिटेल्ड है, बट मैं उसके स्टेप्स आपके सामने जरूर तस्करा करूंगा। सरफेस मेथड में हम क्या कहते हैं, सरफेस मेथड में हम इसको हीट अप करते हैं कार्बन और नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन के साथ हम इसको हीट अप करते हैं। तो अब कार्बन और नाइट्रोजन के साथ जब हम इसको हीट अप करते हैं तो क्या सीन होता है भाई, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बक्साइड ओर को लेके जाते हैं। ठीक है, हीट अप करते हैं कार्बन और नाइट्रोजन के साथ, तो क्या बनता है, बनता है एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ठीक है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और पानी। अगेन ये पानी जो है वही इम्प्योरिटीज है। मैं किसी भी चीज़ का फॉर्मूला पूछ लूंगा, मैं आपसे मेथड के बारे में चार ऑप्शन देके पूछ लूंगा कि सरफेस मेथड में हम किस चीज़ से रिएक्ट करवाते हैं, बेयर्स मेथड में क्या हो रहा होता है, ये चीज़ें मैं आपसे MCQs में पूछूंगा। मैं आपके साथ अभी वर्कशीट शेयर करूंगा, मैं शेयर इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि ईद है, तो ईद पे काम तो होना नहीं है वैसे भी, तो मैंने इसलिए शेयर नहीं की थी। वो आपको बहुत अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि सिर्फ मेंटल टेस्ट होगा आपका कि आप सारे अच्छे तरह से याद करें। एल्यूमिनियम नाइट्राइड, फिर आप क्या करते हैं, एल्यूमिनियम नाइट्राइड को फिर आप हॉट वाटर से रिएक्ट करवाते हैं, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और अमोनिया गैस इवॉल्व होती है। अमोनिया गैस इवॉल्व होगी तो वो ज़्यादा खुद ही निकल जाएगी, उसको निकालने की कोई टेंशन नहीं है। इसको फिर हम हीट अप करेंगे और हीट अप करने के बाद क्या होगा, हीट अप करने के बाद ये एल्यूमिना में कन्वर्ट हो जाएगा और जनाब फिर आप इसको इलेक्ट्रोलिसिस पर ले जाएंगे। इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए हम ज़ाहिर है एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज़ कर रहे होते हैं, और वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल आप लोगों को ज़ाहिर है पता भी होगा, अच्छी तरह से आपने देखा भी होगा। बस एक चीज़ मुझे जो आपको बतानी है वो ये बतानी है कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं क्रायोलाइट, यानी कि
एल्यूमिना के इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्रायोलाइट यूज कर रहे होते हैं ताकि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 950 डिग्री सेल्सियस तक आ जाए। ठीक है, अगर हम विदाउट क्रायोलाइट या विदाउट फ्लोरोस्पार्क यूज करेंगे, यानी कि आपकी नॉलेज में ये होगा कि इम्प्योरिटीज ऐड अप करते हैं आप, तो इम्प्योरिटीज ऐड अप करते हैं तो इम्प्योरिटीज से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए हम क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार्क ऐड अप कर रहे होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हमारे पास जो एनोड होती है, सबसे पहले तो सेल की बात करें तो एनोड और कैथोड, चलिए जल्दी जल्दी से रिकॉल करें, यहाँ पे एनोड किस चीज की बनी होती है, तो एनोड बनी होती है यहाँ पे कार्बन की, और कैथोड किसकी बनी होती है, कार्बन की बनी होती है, दोनों ग्रेफाइट होते हैं। ठीक है, यही वजह है कि इसकी एनोड का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बना के इवॉल्व हो जाती है, उड़ जाती है, तो आपको रिकवर करना पड़ता है, बार बार नए नए कार्बन ब्लॉक्स डालने पड़ते हैं। जबकि हमारे पास जो कैथोड है वहां पे एल्यूमिनियम आ रहा होता है प्योर, जो 99% प्योर एल्यूमिनियम होता है वो आ रहा होता है। इम्प्योरिटीज तो खुद मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार्क यूज करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए। इम्प्योरिटी तो खुद ऐड किया ना आपने, इम्प्योरिटी ऐड करने से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, सही है, समझ आ गई बात जी। अच्छा जी, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसको जो है वो प्योर कर रहे होते हैं, तो जो एल्यूमिनियम हमें कैथोड पे मिल रहा होता है, फिर हम उसको प्योर कर रहे होते हैं, और उसको प्योर करने के लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं, हूप्स इलेक्ट्रोलिटिकल मेथड। अच्छा, हूप्स इलेक्ट्रोलिटिकल मेथड में हम क्या कर रहे होते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास जो वहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी जो है वो, उसके भी एनोड्स और कैथोड्स इसी तरह बने हुए होते हैं। तो हमारे पास जो एलॉय होता है एक, वो होता है एनोड से बना हुआ। ठीक है, एनोड होता है, और एलॉय हमारे पास होता है बेसिकली, इसको हम कहते हैं, मैं एक मिनट जरा मुझे सर्च करने का, एलॉय, हाँ तो ब्रोंज एलॉयज को कह रहे होते हैं हम, जो कॉपर और सिलिकॉन के साथ टिन का भी थोड़ा बहुत मिक्सचर होता है। ये हमारे पास यहाँ पे एनोड होता है। जी बेटा मानूर, फ्लोरोस्पार जो है वो फ्लूडिटी के लिए भी इंक्रीज यूज हो रहा होता है, और मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी यूज हो रहा होता है। स्पेसिफिक आपकी क्या कहते हैं उसमें करना चाहें आप, तो वो हमारी किताब ये कहती है, शायद वहां पे ये बात मैंने पहली दफा पढ़ी थी, कि फ्लोरोस्पार जो है सिर्फ फ्लूडिटी के लिए यूज होता है, जबकि फ्लोरोस्पार खुद भी एक इम्प्योरिटी हुई, तो इम्प्योरिटी डेफिनेटली मेल्टिंग पॉइंट को हिट करती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एल्यूमिना के अंदर अगर आप फ्लोरोस्पार डाल लें तो एल्यूमिना के मेल्टिंग पॉइंट पे कोई फर्क ना पड़े और सिर्फ उसकी फ्लूडिटी बढ़ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। दोनों चीजों से दोनों इफेक्ट्स आ रहे होते हैं। ठीक है बेटा, कार्बन रॉड्स की अगर हम बात करते हैं, तो कार्बन रॉड्स यहाँ पे भी एक्ट कर रही होती हैं एज कैथोड। बेटा मीटिंग रीज्वाइन कर लें प्लीज।